students, good morning. Welcome to my channel Sai Tutorial Classes. Today we shall start chemical reactions and chemical equation. But before this chapter, you will have to understand how to write chemical formula and how to balance chemical equation. जब तक कि chemical formula और chemical equation नहीं आएगा आपको समझ में, तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो इसको स्टार्ट करने के पहले आपको केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, ये कंसेप्ट आपको आना जरूरी है। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस किया जाता है, इसे अगर आप जानना चाहते हैं तो आई बटन को क्लिक करें, वहां से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आखिर है क्या? केमिकल रिएक्शन को हिंदी में बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। तो इफ एनीवन आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया से आप समझते क्या है? तो बिफोर दिस आई विल मेक यू अंडरस्टैंड विद टू टर्म्स, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। चेंज दो तरह का, पहला तो ये है आपका फिजिकल चेंज, ये है आपका फिजिकल चेंज, और नेक्स्ट मैंने आपको बताया वो है आपका केमिकल चेंज। ये रहा आपका केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है उसे जान लें। फिजिकल चेंज मतलब भौतिक परिवर्तन और केमिकल चेंज मतलब रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज जैसे आपसे ये पूछ देगा फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यानी फ्रीजिंग ऑफ वाटर यानी पानी जमने के बाद क्या बन जाता है? तो ये आइस बन जाता है। यानी कि पहले ये वाटर था, लिक्विड था, अब ये क्या बन गया? आइस बन गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या जी आइस से आप फिर से पानी पा सकते हैं, क्या इस आइस से फिर से पानी बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। अब इस आइस को हीट कर देंगे, इस आइस को अगर हीट कर दिया जाए तो फिर से आपको पानी मिल जाएगा। चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज नॉन अ फिजिकल चेंज। मींस द न्यू सब्सटेंस ऑफ फॉर्म कैन बी गेट कन्वर्टेड इनटू द ओरिजिनल सब्सटेंस, यानी कि नया सब्सटेंस जो बना था उससे फिर पुराना सब्सटेंस बनाया जा सकता है। तो दिस इज अ फिजिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर इज ऑल्सो फिजिकल चेंज, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका केमिकल चेंज। तो द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इंटायरली विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा आपका हाइड्रोजन और ये रहा आपका ऑक्सीजन। व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विथ ईच अदर देन वाटर इज फॉर्म्ड H2O। तो ये कहा गैस था, गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट, और ये बन गया आपका लिक्विड स्टेट। और ये दोनों से प्रॉपर्टी में बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो जब दो या दो से अधिक चीज मिलके एक नया चीज को बना देते हैं तो इसी को बोलते हैं केमिकल चेंज या रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक के परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें नई चीज नए गुण के साथ बनती है। मीन्स द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस entirely with new property is formed is known as a chemical change। ये हो गया। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होता है? केमिकल चेंज। एनी केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का और मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फल का पकना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फल का पकना। उसके बाद एजिंग ऑफ मैन, AGEING, एजिंग ऑफ मैन, मतलब कि किसी बंदे को जवान हो जाना। अगर कोई बंदा जवान हो गया है, कोई व्यक्ति जवान हो गया, अब उसे मैं बोलूं उसे फिर से बच्चा बना दो तो बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो ये कैसा है? आपका केमिकल चेंज है। कोई अगर फल पक गया है, उसे मैं बोलूं कि उसे कच्चा कर दो तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या हुआ? आपका केमिकल चेंज। कर्डिंग ऑफ मिल्क, दही का जमना, मैं बोलूं कि मिल्क से दही बन चुका है, दही को फिर से मिल्क बना दो तो बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो ये रहा आपका केमिकल चेंज। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड इज नोन एज अ फिजिकल चेंज। एग्जांपल फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर। नेक्स्ट है आपका केमिकल चेंज, द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इंटायरली विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म इज नोन एज अ केमिकल चेंज। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, एजिंग ऑफ मैन, कटिंग ऑफ मिल्क, बर्निंग ऑफ पेपर, etc। तो ये था आपका चेंज। एंड दिस केमिकल चेंज मीन्स दिस केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट केमिकल चेंज। ये केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है? आपका केमिकल चेंज है।
तो बिफोर दिस आई वांट टू से समथिंग, मतलब ये है आपको कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो लेक्चर दे रहा हूँ, उसे आप गौर से सुनिए और कॉपी पे नोट्स बनाते चले। मैं सारी बातों को यहाँ पे नहीं लिख सकता क्योंकि उतना लिखना मुनासिब नहीं है, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यू विल हैव स्टार्ट राइटिंग ऑन योर कॉपी एंड स्टार्ट रिवाइजिंग इट। आप अपने कॉपी पे लिखते चले और अच्छे से नोट्स तैयार करें। लेट्स स्टार्ट। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट इट्स अ केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है? केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज कैसे है? तो अभी मैं बताया कि हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर क्या बना लिया? वाटर। ये गैसियस स्टेट में थे दोनों और ये लिक्विड स्टेट में आ गया। द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस अंडरगो अ चेंज टू प्रोड्यूस वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस इंटायरली विथ न्यू प्रॉपर्टीज, दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन आप डिफाइन कर लेंगे। नाउ आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? तो केमिकल रिएक्शन में होता यह है कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, मींस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इन सच अ वे टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। यानी कि पुराने चीज जो है वो आपस में उनके जो एटम्स है वो मतलब कि पहले उनके बीच जो बॉन्ड है, बॉन्ड एक होता है बॉन्ड। बॉन्ड मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टू एटम्स, टू मॉलिक्यूल्स और टू आयंस टुगेदर। तो मैं ये कह रहा था कि केमिकल रिएक्शन के दौरान होता क्या है एक्चुअली में, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो पुराने सब्सटेंस जो हैं, जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं और जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उसे बोलते हैं रिएक्टेंट्स। सब्सटेंस which takes part in chemical reaction is known as reactant and the substance obtained as a result of chemical reaction is known as product। और जो केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप बनते हैं उसे बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी कि इसे हिंदी में अभिकारक और इसे बोलते हैं प्रतिफल। केमिकल रिएक्शन बोले तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। वैसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं और जो पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसे बोलते हैं प्रतिफल। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं, ये भाग ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्टेंट हो गए और जो प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप केमिकल रिएक्शन के जो रिजल्ट हुआ वो रिजल्ट क्या बना आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसी रिजल्ट को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो आई थिंक यू कुड अंडरस्टैंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नाउ आई वांट टू से एक्चुअली व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स takes place between the reacting substances to form new substances entirely with new property। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पुराने पदार्थ के परमाणु जो होते हैं रीअरेंज होते हैं, फिर से अरेंज होते हैं, अरेंज होके नया पदार्थ बना लेते हैं, तो इसी को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे ये है आपका, सपोज दिस इज Zn प्लस H2SO4, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है। तो जब ये रिएक्शन करता है तो ये बना लेता है ZnSO4 प्लस H2, ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ देखिए रिएक्टेंट में क्या है? जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है। प्रोडक्ट में क्या है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन है। यानी कि पहले यहाँ पे हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन साइड हो गया, यानी कि यहाँ से निकल चुका है। इसमें क्या मिल गया? आकर जिंक मिल गया। तो ये होता कैसे है? इसी को तो कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो यही मैं कह रहा हूँ, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस इंटायरली विथ न्यू प्रॉपर्टीज। यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है, यानी जो रिएक्टेंट है, उनके एटम में फिर से रीअरेंज होते हैं और रीअरेंज होके नए पदार्थ बना लेते हैं। इसी को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस।
रिएक्टिंग सब्सटेंस मीन्स ये कह सकते हैं बिटवीन द रिएक्टेंट्स। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड देन मेकिंग ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टू एटम्स, टू आयन और टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर। जैसे ये हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम है, अगर मैं चाहता हूं कि ये दोनों हाइड्रोजन एटम को एक साथ कर दूं तो इसे दोनों को पकड़ने वाला कोई फोर्स होना चाहिए ना। तो ये दोनों एटम को होल्ड करने वाला जो फोर्स है इसी को बोलते हैं बॉन्ड। क्या है ये? बॉन्ड। जैसे ये है, मान के चलो सी कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन। मैं चाहता हूं कि ये कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम को जोड़ दें, तो ये जुड़ेगा कैसे? ये है आपका कार्बन, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन को जो आपस में मतलब कि पकड़ के रखा है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? उस फोर्स को बॉन्ड बोलते हैं। यही है आपका बॉन्ड। केमिकल रिएक्शन का अगर एग्जांपल पूछे तो केमिकल रिएक्शन का तो बहुत एग्जांपल है, अनंत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे भी कह सकते हैं जैसे मैग्नीशियम, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम को आप जलाते हैं, किसी चीज का भी जलना केमिकल रिएक्शन है। जैसे पेपर को जलाते हैं, द बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज। इन द सेम वे द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जलना भी क्या है? केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। जब मैग्नीशियम, इसके बारे में हाइलाइट्स इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए मैं बता दे रहा हूं स्पेशली मैग्नीशियम के बारे में, ठीक है। तो पहली बात ये कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज अ केमिकल चेंज। मैग्नीशियम कैसे जलता है जी? तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ कैसा पाउडर बनाता है जी? तो व्हाइट पाउडर। यानी कि ये है आपका, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करवाते हैं, हीट करते हैं इसे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है कैसा होता है? व्हाइट पाउडर होता है। यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कलर है वो कैसा है? व्हाइट है। नेक्स्ट आपको समझना ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आया हुआ है, बहुत बार आया है। जैसे बिफोर रबिंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद अ साइड पेपर। अगर आप डायरेक्ट ये चाहोगे कि मैग्नीशियम को मैं हीट कर दूं और ये जलना शुरू हो जाए, तो ये जलता नहीं है आसानी से। वो इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो है एक लेयर बैठ जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर बैठ जाता है, और उस लेयर का नाम है मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी कि अगर ये मैग्नीशियम है, इसे आप जलाना शुरू करते हैं, तो अगर इसके ऊपर लेयर बैठा हुआ है तो ये जलेगा नहीं जल्दी। तो इसके लेयर को सैंड पेपर से रगड़ करके हटा दिया जाता है। पहले सैंड पेपर से उसे रब किया जाता है, जब वो लेयर हट जाता है और जब तब जाके मैग्नीशियम को अगर हीट करेंगे आप तो वो आसानी से जल जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि बिफोर रबिंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विथ अ सैंड पेपर। वाई? ऐसा क्यों? यानी कि मैग्नीशियम को जलाने के पहले उसे सैंड पेपर से साफ किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? तो दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उस पे जो प्रोटेक्टिव लेयर जो है, ये है आपका प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर किसका प्रोटेक्टिव लेयर होता है? तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट और प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, तो इसी को बोला जाता है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो वही जो लेयर बैठा होता है मैग्नीशियम के रिबन पे, उसे हटाने के लिए उसे रब किया जाता है। तो ये आया हुआ सवाल है, बिफोर रबिंग इन द एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। व्हाई? ऐसा क्यों? तो दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट from the surface of magnesium ribbon. Hope you could understand. So now we shall understand about characteristics of chemical reactions. Means how can we understand, how can we identify whether a chemical reaction has taken place or not? So we can identify whether a chemical reaction has taken place or not by their chemical properties. By the properties of chemical reaction. Chemical reaction के property हैं कुछ, उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। मींस द ऑब्जर्वेबल फीचर्स व्हिच टेक्स प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
केमिकल रिएक्शंस, यानी कि केमिकल रिएक्शन के वजह से जो गुण उत्पन्न होते हैं उसी को बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया के गुण। तो देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, या कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मेनली 5। पहले तो सवाल ये पूछ देगा आपसे कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आप इस तरह से कह सकते हैं द इजिली ऑब्जर्वेबल फीचर्स which take place as a result of chemical reaction is known as characteristics of chemical reaction. There are 5 types of characteristics of chemical reaction. पहला evolution of gas, दूसरा formation of precipitate, तीसरा है change in color, चौथा है change in temperature और पांचवा है change in state। तो ये 5 आपको गुण याद रखना है। What are the characteristics of chemical reaction? The easily observable features which take place as a result of chemical reaction are known as characteristics of chemical reaction. There are mainly 5 characteristics of chemical reaction: evolution of gas, formation of precipitate, change in color, change in temperature, change in state. And now I can make you understand by giving examples. Suppose ये है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। When zinc react with sulfuric acid, then zinc sulfate and hydrogen are formed. जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन आर फॉर्म। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे DiL लिखा हुआ है। DiL मीन्स होता है ये डाइल्यूट। DiL के मतलब डाइल्यूट। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ये G के मतलब गैस, L के मतलब लिक्विड, AQ के मतलब एक्वस। जब एरो ऊपर जा रहा है यानी कि गैस निकल रहा है, जब एरो नीचे जा रहा है यानी कि ये प्रिसिपिटेट बन रहा है। जब एरो ऊपर है यानी कि कोई भी गैस निकल रहा है, इवोल्यूशन मतलब निकलना। और जब एरो नीचे है तो इसके मतलब है कि कोई भी प्रिसिपिटेट नीचे बैठ रहा है। जैसे अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब जिंक और हाइड्रोजन, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करता है आपस में तो क्या बनता है जी, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से देख के हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकला है। हाइड्रोजन गैस निकला है तो किसी भी गैस का निकलना क्या कहलाएगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। When there will be evolution of gas, then we can say that a chemical reaction has taken place because it's a characteristics of chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन का गुण है ये कि जब गैस निकलता है तो हम कह सकते हैं कि वहां से केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये जिंक था, ये सल्फ्यूरिक एसिड, जब दोनों आपस में रिएक्शन किया तो बन गया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, इसलिए कह सकते हैं यस दिस इज अ केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। जैसे मान के चलो चूना लाए, ठीक है, चूना को पानी में डाल दिया, ठीक है, थोड़ा देर वो खोलना शुरू कर देगा। खोलने के बाद जब पूरा चूना खोल जाए तो उसके बाद उस चूना को फिर रख दो, कंटेनर को साइड में रख दो, तो देखोगे कि जो है वो नीचे जम गया है दही के जैसा। तो दही के जैसा जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ पदार्थ जो होते हैं वो सोल्यूशन में मिल जाते हैं। तो जो सोल्यूशन में बना लेते हैं वो तो aqueous कहलाते हैं। और कुछ उसी में से कुछ आइटम ऐसा होता है जो नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं, कंटेनर के बॉटम में बैठ जाते हैं नीचे जा करके। तो उसी पदार्थ को बोलते हैं प्रिसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट, जो नीचे बैठता है। जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करता है और एक सब्सटेंस कंटेनर के नीचे में बैठता है, बॉटम पे जाके बैठ जाता है, तो वो जो बन रहा है वो कहलाता है प्रिसिपिटेट। तो जब भी प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि यस केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूं कि ये है आपका पोटेशियम आयोडाइड Ki, पोटेशियम आयोडाइड प्लस PbNO3 होल थ्राइस lead nitrate. When potassium iodide and lead nitrate react with each other, then potassium nitrate and lead iodide are formed. Potassium nitrate and lead iodide are formed. पहले क्या है? पोटेशियम आयोडाइड है और लीड नाइट्रेट है। क्या बन रहा है? पोटेशियम नाइट्रेट, लीड आयोडाइड। तो यहाँ पे जो है लीड आयोडाइड जो है नीचे बैठ रहा है और इसका कलर कैसा है? येलो। यानी कि यहाँ पे जो है जब ये रिएक्शन होता है तो देखने को ये मिलता है कि लीड आयोडाइड जो है नीचे बैठ रहा है, बॉटम पे बैठ रहा है, येलो कलर का बैठ रहा है बॉटम पे। तो जब कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जब कोई एक सब्सटेंस नीचे में जमता है तो इसी को बोलते हैं प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन। और जब प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन हो तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये एरो के निशान ऊपर रहे इसके मतलब कि गैस निकलना, एरो के निशान डाउनवर्ड रहे इसके मतलब प्रिसिपिटेट का बनना।
तो गैस निकलता है तो भी केमिकल रिएक्शन होगा, प्रिसिपिटेट बनता है तो भी केमिकल रिएक्शन होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और कलर में चेंज आता है, तब हम कह सकते हैं यस केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। कैसे? एग्जांपल से समझते हैं। यह है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, यानी कॉपर सल्फेट और जिंक आपस में रिएक्ट करना चाह रहे हैं। रिएक्शन की वजह से क्या बनता है? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। पहले कलर जो था वो कॉपर का ब्लू था, अब इसका कलर जो हो गया है कलरलेस हो गया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट। पहले कॉपर सल्फेट और जिंक था अलग अलग, हुआ क्या कि एटम्स रीअरेंज हुआ और रीअरेंज होकर के क्या बना लिया? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। और इस वजह से जिंक सल्फेट के बनने की वजह से ये कलर जो था वो पहले ब्लू से क्या हो गया? अब कलरलेस। पहले ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट की वजह से, अब ये कलरलेस हो गया जिंक सल्फेट की वजह से। तो आप कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्ट करता हो और उनके कलर में चेंजिंग आता हो, तो आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्योंकि ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब कलर में चेंज आता है तो वही गुण है आपका केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन का गुण क्या होता है कि चेंज इन कलर। जब चेंज हो रहा है कलर में, यानी कि यस केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ओके, नेक्स्ट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर यानी कि एग्जांपल से समझते हैं। जब ये है कैल्शियम ऑक्साइड और ये है आपका वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है सॉलिड स्टेट में और ये आपका लिक्विड स्टेट में वाटर होता है, ठीक है। जब इसे आपस में रिएक्ट करवाते हो, यानी कि चूना लाते हो मार्केट से, उसमें पानी डाल देते हो, तो होता क्या है? होता यह है कि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जनरल नेम है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्यूक्लाइम बोला जाता है। क्यूक्लाइम, ये कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्यूक्लाइम, KUICKLIME, ये है क्यूक्लाइम। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लेग्ड लाइम, SLAKED, स्लेग्ड लाइम। तो कहने का मतलब ये है कि जब मार्केट से आप लाते हो चूना, उसमें पानी मिला देते हो, तो देखते हो कि एकदम खौलना शुरू हो जाता है। यानी कि टेम्परेचर जो पहले था वो बिल्कुल टेम्परेचर हाई हो गया, उससे ज्यादा टेम्परेचर हो गया। यानी पहले जो चूना लाया था मार्केट से उसका कुछ टेम्परेचर था, लेकिन जैसे ही उसमें पानी डाले तो उसके टेम्परेचर में चेंजिंग आ गया। और जब टेम्परेचर में चेंज आया, जब दो सब्सटेंस को आपस में मिलाया और टेम्परेचर में चेंज आया, तो टेम्परेचर में चेंज आया, यही तो आपका केमिकल रिएक्शन हुआ। इसके मतलब आप कह सकते हैं कि यस केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। व्हेन देयर विल बी चेंज इन टेम्परेचर, देन वी कैन से केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड चेंज इन स्टेट। पहले आप देखे थे कि ये था, एग्जांपल समझते हैं, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन जो है गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में। क्या बना लिया? H2O, वाटर बना लिया। ये किस स्टेट में चला गया? लिक्विड स्टेट में। तो आप देख सकते हैं पहले ये गैस था, ये भी गैस था, लिक्विड स्टेट में आ गया, यानी स्टेट में परिवर्तन हो गया। When there will be change in state, we can say yes chemical reaction has taken place. So we can say it's a chemical reaction. So what are the properties of chemical reaction? What are the characteristics of chemical reaction? So the easily observable features by which which take place as a result of chemical reaction are known as characteristics of chemical reaction. There are mainly 5 characteristics of chemical reaction: evolution of gas, formation of precipitate, change in color, change in temperature, change in state. Means you can say on the basis of these properties we can judge whether a chemical reaction has taken place or not. When there will be evolution of gas, then we can say yes chemical reaction has taken place. When there will be formation of precipitate, then we can say yes chemical reaction has taken place. When there will be change in color, then we can say yes chemical reaction has taken place. When there will be change in temperature, then we can say yes chemical reaction has taken place. When there will be change in state, then we can also say chemical reaction has taken place. So these are the property on the basis of which we can judge whether a chemical reaction has taken place or not. Now we shall understand about chemical equation. What is chemical equation? हिंदी में क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। If anyone say when hydrogen react with oxygen then water is formed, यानी जब कोई ये बोलता है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जल बनाते हैं, ये लंबा स्टेटमेंट देता है। तो इसी लंबा स्टेटमेंट को हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उससे हमें वही इंफॉर्मेशन हासिल होता है जो वो बोल रहा था स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में ये बोल रहा था कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो वाटर बनाता है। तो इसी को शॉर्ट में हम रिप्रेजेंट कर दिया कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन
ये क्या हो गया, वाटर हो गया। The short representation of a chemical reaction involving the symbol and formula of the reactants and product is called chemical equation. Chemical equation are of two types. Chemical equation जो होता है दो तरह का होता है. The first one is balanced chemical equation and the second one is unbalanced chemical equation. तो balanced chemical equation कब कहलाता है और unbalanced chemical equation कब कहलाता है? जैसे ये है आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, क्या देता है जी, वाटर देता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या करना है, पहले चेक करना है। मैं बैलेंस करने के लिए बताया हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कैसे करेंगे ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। मेरे चैनल पे जाएं, प्ले लिस्ट में बेसिक केमिस्ट्री में देखेंगे आप, वहां पे मिल जाएगा हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो ये देखना चाहते हैं तो आई बटन को क्लिक करें, यहाँ से भी जा सकते हैं प्ले लिस्ट में, वहां से आप देखकर समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी यहाँ पे चेक करते हैं, ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। चेक करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना एटम है, 2 एटम। यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम, हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन को यहाँ पे देख रहे हैं तो 2 एटम्स है और इधर में ऑक्सीजन कितना एटम है, 1 ही एटम है। तो क्या ये बैलेंस्ड है? बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन तो है बैलेंस लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। सबका मतलब सभी जितना भी एलिमेंट है मीन्स द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के दोनों साइड में जितना तरह के एटम, जितना तरह के एलिमेंट है वो सबके एटम्स इक्वल होना चाहिए, तब जाकर वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा, नहीं तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन तो इक्वल है लेकिन ऑक्सीजन इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसी को अगर हम बैलेंस कर देते हैं तो ये कहला जाता है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चेक करते हैं इसे, अगर इसे मैं बैलेंस करना चाहूं तो देखो ये इस तरह से है, बैलेंस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन इधर 1 है, तो यहाँ 2 बैठा देंगे तो ये हो गया 2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, तो हाइड्रोजन को भी 4 बनाना होगा, तो ये हो गया 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, इधर में ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4। तो ये क्या हो गया, बैलेंस। तो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड दिस इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशंस आर ऑफ 2 टाइप, 2 तरह के केमिकल इक्वेशन होते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर नॉट इक्वल ऑन either side of the equation, then it is said to be unbalanced chemical equation. When the number of atoms of each element on either side of the equation are equal, then it is said to be a balanced chemical equation. Did you get me? Now, why do you balance chemical equation? Why do you balance chemical equation? सवाल ये उठता है। ये है आपका H प्लस O2, ये दे देता है H2O, वाटर। यहां चेक कर सकते हैं हाइड्रोजन का कितना एटम है, 2, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन का 1 यूनिट मास होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 यूनिट मास हो गया। अगर इसे ग्राम में लेना चाहते हैं तो 2 ग्राम। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, तो 2 ऑक्सीजन का 32 ग्राम। यानी कि रिएक्टेंट का अगर मैं मास पूछ दूं, टोटल मास, तो ये क्या हो गया, 2 + 32, यानी कितना हो गया जी, 34 ग्राम। तो रिएक्टेंट का टोटल मास जो हो गया 34 ग्राम। प्रोडक्ट का देखते हैं, ये हो गया आपका हाइड्रोजन 2 एटम्स है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 एटम्स। तो हाइड्रोजन 2 एटम्स है तो यहाँ पे 2 ग्राम प्लस ऑक्सीजन 1 एटम है तो 16 ग्राम, तो इट विल बी 16 और 2 18 ग्राम। यानी कि देख सकते हैं कि रिएक्टेंट का टोटल मास जो है 34 ग्राम है, प्रोडक्ट का टोटल मास जो है 18 ग्राम है। लेकिन जब इसी को बैलेंस कर देते हैं, यहाँ देखिए ये बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन कितना है जी, 4, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 4 हाइड्रोजन का 4 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन कितना है जी, 2, एक ऑक्सीजन एटम का 16 ग्राम, तो 2 ऑक्सीजन एटम का 32 ग्राम, यानी 32 + 4 36। यानी कि देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड में टोटल कितना मास है जी, 36 ग्राम। प्रोडक्ट को देखते हैं, इधर में कितना हाइड्रोजन हो गया, 4, तो 4 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32, यानी ये कितना हो गया, 36 ग्राम। यानी कि जब बैलेंस कर लेते हैं तब देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट का मास है वही मास प्रोडक्ट का है। लेकिन जब केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस रहता है तो केमिकल यहाँ पे जो
रिएक्टेंट का मास है और प्रोडक्ट का मास है वो डिफरेंट है, जबकि ऐसा नहीं होता है क्योंकि टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यू हैव रेड इन क्लास 9 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े होंगे कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नहीं उसे बनाया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कभी भी बदलता नहीं है, ठीक। तो वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन ओनली टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यू कैन ऑल्सो से इन दिस वे, इस तरह से भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो टोटल मास रिएक्टेंट का होगा वही टोटल मास किसका होना चाहिए? प्रोडक्ट का होना चाहिए। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, क्योंकि मास कभी भी खत्म नहीं होता है। जो लेफ्ट साइड में टोटल मास वही राइट साइड में टोटल मास होना चाहिए। तो यहाँ पे मास इक्वल नहीं हो रहा है, इस वजह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो सवाल ये उठता है, अब आया हुआ भी है कि व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? तब वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन ओनली टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Law of conservation of mass means in a chemical reaction the total mass of reactant is equal to total mass of the product, or you can also say mass can neither be created nor be destroyed. तो मेन सवाल यहाँ पे ये था, why do we balance chemical equation? तो we balance chemical equation only to satisfy law of conservation of mass. Law of conservation of mass को satisfy कर जाए इसलिए हम chemical equation को बैलेंस करते हैं। Did you get me? अब यहाँ पे सवाल उठता है, what is balancing of chemical equation? What is balancing of chemical equation? So the balancing of chemical equation means making the number of atoms of each element equal on either side of the equation. ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन से यही समझते हैं कि हर एक तरह के जो भी एलिमेंट के एटम्स हैं वो दोनों साइड में बराबर करने के प्रक्रिया को कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग the number of atoms of each element equal on either side of the equation is known as balancing of chemical equation. Hope you could understand. How can we make a chemical equation more informative? किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, यानी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम कैसे हासिल कर सकते हैं? तो तब हासिल कर सकते हैं सिंपली अगर ये लिखा रहे H2 + O2, ये दे रहा है H2O, यानी इससे हमें यही समझ में आ रहा है कि ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर वाटर बना ले रहा है। इसका फिजिकल स्टेट क्या है, क्या कंडीशन है, क्या टेम्परेचर है, इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है, इससे कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं है। लेकिन जब हम क्या कंडीशन होना चाहिए, कितना टेम्परेचर पे, कितना प्रेशर पे, क्या फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, अगर ये सब हम इंडिकेट कर देते हैं तब जाके केमिकल इक्वेशन और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाता है। यानी कि वी कैन मेक, सवाल ये है हाउ कैन वी मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव? तो लिखेंगे वी कैन मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव इन द फॉलोइंग वेज। नंबर 1, बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट को बताते हुए। दूसरा है बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन, हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन, क्या रिएक्शन में हीट निकल रहा है या हीट उसे चाहिए, ये बताते हुए भी हम केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। बाय इंडिकेटिंग कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि किस कंडीशन पे, किस स्थिति में वो रिएक्शन होगा और किस कंडीशन पे वो नहीं होगा। तो इस तरह का आप इंडिकेट कर देते हैं तब जाकर वो केमिकल इक्वेशन और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, वी कैन मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, by indicating heat changes taking place in the reaction, by indicating conditions under which the reaction takes place. For example, आप देख सकते हैं, this is KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, when react with, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे रिएक्ट करने के लिए क्या है, इसे हीट करना है सिंपली। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है बल्कि सिंपली पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया जा रहा है। ये डेल्टा के साइन का मतलब हीट होता है, ये डेल्टा का मतलब क्या होता है, हीट, ये डेल्टा का मतलब होता है हीट, ये जी के मतलब गैस, गैसियस स्टेट, ठीक है। जी के मतलब क्या है कि वो गैस है, एल के मतलब क्या है कि वो लिक्विड है, और एस के मतलब क्या है कि वो सॉलिड है। अच्छा, एक चीज और देख सकते हैं, वो ये कि यहाँ पे
एक चीज और मिलेगा आपको, ये 4 बात तो समझ में आया होगा। एक है ये आपका AQ लिखा रहेगा, AQ। AQ का मतलब होगा एक्वस, AQUEOUS, एक्वस। ठीक है, ओके। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। डेल्टा मीन्स हीट, G मीन्स गैस, L मीन्स लिक्विड, S मीन्स सॉलिड, AQ मीन्स एक्वस। AQ लिख के डॉट दे देना तो एक्वस। और कभी कभी ऐसा भी लिखा रहेगा DIL डॉट, इसका मतलब डाइल्यूट, DILUT। कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा CONC डॉट, इसके मतलब कंसेंट्रेटेड, कंसेंट्रेटेड, इसके मतलब हो गया आपका कंसेंट्रेटेड। क्या हो गया? कंसेंट्रेटेड। तो जो भी सिंबल है उसको आप समझ सकते हैं कि सिंबल से क्या हो रहा है। अब ये ऐसा लिखा रहेगा एरो का निशान ऊपर, तो ये कहलाता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी भी गैस का निकलना, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये एरो का निशान अगर ऊपर में है तो इसका मतलब होता है, आप कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का निकलना। अगर ये नीचे है एरो, इसके मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, PRECIPITATE। तो ये जो भी है आपका, ये स्पेसिफिक सिंबल जो है उसे आप याद रखेंगे। ठीक है, एरो ऊपर इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल रहा है, एरो नीचे फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट बन रहा है, डेल्टा मीन्स हीट चेंज, डेल्टा मीन्स चेंज इन हीट, G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, S फॉर सॉलिड, AQ डॉट मीन्स एक्वस, DIL डॉट मीन्स डाइल्यूट, CONC डॉट मीन्स कंसंट्रेटेड। That means we can make a chemical equation more informative by indicating these all, by indicating the physical states of the reactant and products, by indicating the heat changes taking place in the reaction, by indicating the condition under which the reaction takes place। तो यहाँ पे देख सकते हैं KClO3 है, इसे हीट करना पड़ेगा किसके प्रेजेंस में, यहाँ पे कंडीशन है कि ये किस प्रेजेंस में होना चाहिए, तो ये होना चाहिए कि इन द प्रेजेंस ऑफ MnO3। MnO3 यहाँ पे क्या काम कर रहा है, तो यहाँ पे काम कर रहा है कैटालिस्ट के रूप में, कैटालिस्ट, अभी आगे चल के मैं बताऊंगा। कैटालिस्ट, CATALYST, कैटालिस्ट, ये समझ ही ले कैटालिस्ट होता क्या है, CATALYST, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट भाई सब चीज मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता हूं, इसलिए मैं जब लेक्चर दे रहा हूं तो मेरी बात को गौर से सुनिए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप अपने कॉपी पे नोट डाउन करते चले। ओके, तो कैटालिस्ट, कैटालिस्ट मींस ए केमिकल सब्सटेंस which either increases or decreases the rate of chemical reaction, which either increases or decreases the rate of chemical reaction without involving itself in the chemical reaction। समझ में आया? कैटालिस्ट के बारे में समझते हैं कि कैटालिस्ट है क्या। तो कैटालिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस which either increases or decreases the rate of chemical reaction without involving in the chemical reaction। यानी कि कैटालिस्ट एक ऐसा केमिकल पदार्थ होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को चाहे तो बढ़ा देता है या फिर घटा देता है, उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इसका, सिर्फ क्या करता है केमिकल रिएक्शन के रेट को घटा या बढ़ा देता है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, इसे बोलते हैं कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट। Catalyst is a chemical substance which either increases or decreases the rate of chemical reaction without involving in the chemical reaction. Here MnO2 manganese dioxide is acting like a catalyst, means when KClO3 potassium chloride is heated in the presence of manganese dioxide, only then you will get potassium iodide। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, KCl पोटासियम क्लोराइड है, KCl पोटासियम क्लोराइड, KCl पोटासियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। तो ये कंडीशन क्या रहता है, क्या है कंडीशन जी? तो कंडीशन ये है, इसे हीट करना होगा किसके प्रेजेंस में, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो ये कंडीशन था, ये कंडीशन आप मेंटेन करेंगे तो वो रिएक्शन होगा, वरना नहीं होगा। तो मैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में वो कंडीशन सब कुछ मेंटेन कर देते हैं। जैसे यहाँ KClO3S लिख जाए यानी कि ये सॉलिड है, ये कंडीशन चाहिए, डेल्टा लिख जाए यानी हीट चाहिए इसे, KCl सॉलिड है, O2 गैस है। तो सारा मतलब सारी चीजों को मैंने इंडिकेट कर दिया। तो जब किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो भी कंडीशन है
जो भी फिजिकल स्टेट्स है सबको अगर इंडिकेट कर देते हैं तो इससे ज्यादा आपको इससे इंफॉर्मेशन जो मिलती है बहुत ज्यादा मिलती है, समझे। तो इसी को बोल रहे थे कि इस तरह से इंडिकेट करके हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे ये है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस स्टेट में होता है, हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में होता है, ठीक है। तो जब ये दोनों मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, और इसका कंडीशन ये है कि 300 ATM प्रेशर चाहिए। ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 300 प्रेशर चाहिए, प्लस में इसे डिग्री मतलब कि टेम्परेचर जो मेंटेन करना होगा वो 300 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और इसमें यहाँ पे कैटालिस्ट का काम करेगा जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमेट। जिंक ऑक्साइड और क्रोमेट यहाँ पे कैटालिस्ट का काम कर रहा है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को आपस में रिएक्ट करवाते हैं, यानी कि 300 ATM प्रेशर और 300 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमेट, तो ये आपको मिल जाएगा CH3OH। CH3OH बोले तो मेथानोल ये अल्कोहल है, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल इसे बोला जाता है। ये जब पढ़ाएंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स तो वहां पे समझ में आएगा कि ये है क्या। तो ये है आपका मिथानोल, इसे मिथाइल अल्कोहल भी बोला जाता है। तो ये था आपका, और ये कैसा होता है लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, स्टेट क्या है, ये सब इंडिकेट कर देते हैं तो केमिकल इक्वेशन ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाता है। अगला एग्जांपल समझते हैं। जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस वाटर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में है और ये वाटर लिक्विड स्टेट में है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि सनलाइट होना चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए। जब ये नहीं होगा तो रिएक्शन होगा ही नहीं, इसलिए कंडीशन बहुत जरूरी है मेंटेन करना। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं आपस में तो क्या देते हैं जी, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज जो होता है एक्वस स्टेट में होता है और ऑक्सीजन जो है गैसियस स्टेट में। तो ये था आपका, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल गया इससे केमिकल इक्वेशन से। हाँ जी, ये गैसियस स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है, ये एक्वस स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये कंडीशन चाहिए, इतना डिग्री टेम्परेचर चाहिए, इतना प्रेशर चाहिए, ये कैटालिस्ट चाहिए, हीट चाहिए या ना चाहिए, वो सब इंडिकेट किया रहेगा। देन दैट इक्वेशन विल बी मोर इंफॉर्मेटिव। तो सवाल ये था।